हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 8th क्लास है हमारी, और 8th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड जो हमारी बुक है यानी कि हिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे थे। उसी में हमारा चैप्टर आपको पता है चल रहा था। छोटा सा मैं आपको रिविजन करा देता हूँ ब्रीफ में, ताकि सभी लोग आप देखें। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, यानी कि अंग्रेजों ने भारत में ग्रामीण क्षेत्र पर कैसे शासन चलाया, इसको हम देखें। दीवान कैसे बनी, कौन कौन सी नई व्यवस्था अपनाई गई, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मुंडो रेड व्यवस्था, यूरोप में किस प्रकार को देखकर भारत में फसल उगाई जा रही थी, किस तरह से कमर्शलाइजेशन हो रहा था, किस तरह से भारत में नील की मांग क्यों बढ़ रही थी। ठीक, हमने इसको देखा और हमने देखा कि नील की जगह यूरोप में कौन सा पौधा ऐसा था जो आपका सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज हो रहा था। वर्ड को भी हमने आपका इसमें देखा और बात भी की थी। कैसे लोग भारत की तरफ वो अपना दिलचस्पी दिखा रहे थे, ब्रिटेन के लोग कैसे इसमें आपका यहाँ की तरफ आपका बढ़ रहे थे। इन सभी पर हम लोगों ने यहाँ गौर करके आपका एक एक करके इसमें देख लिया। क्लियर है। इस तरह से हमने देखा कैसे स्थानीय लोगों में और जो आपके बागान मालिकों में आपकी बगावत हो चुकी थी, कैसे नील खेती की क्या समस्याएं थी, लोग कैसे ऊब चुके थे, कैसे जमीन की उत्पादकता आपकी कम हो रही थी, और कैसे आपका नील को एक वाणिज्यिक तौर पर आपका पूरे यूरोप में आपका देखा जा रहा था। इस विषय को गौर करके हम सभी आपका देख चुके हैं और बात भी हम इस पे आपका कर चुके हैं। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, कुछ लोग नील को काट रहे हैं, नील का कल्टीवेशन कर रहे हैं। इसको ध्यान देते देखिए। अब चलेंगे रैयतों की जमीन पर नील की खेती करना। मैं कल आपको बता चुका हूं कि रैयत का मतलब क्या है। बताइए, कौन बच्चा बताएगा कि रैयत का मीनिंग क्या है, किसको कहते हैं रैयत। देखिए, रैयत की जमीन पर नील खेती, रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी कि सट्टा या पट्टा करते थे। अनुबंध का मतलब होता है एक आपका कॉन्ट्रैक्ट करना। किस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे। कई बार वे गांव के मुखिया को भी रैयत की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत करते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिलता था। क्या मिलता था? बागान मालिकों से आपका नगद जो आपका कर्जा है वो आपका मिलता था। कर्जा लेने वाले में रैयत को अपनी जमीन पर कम से कम, ठीक, कम से कम कह रहे हैं कि कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद आप कर्जा मिलता था। आपका कर्जा लेने पर रैयतों को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने के लिए, बीज और बोने के लिए फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकार के ऊपर रहता था। यानी कि जो फसल उगाना है, जो आपका करना है, इस सब का जुम्मा किसके ऊपर रहता था? तो जो काश्तकार हैं उन काश्तकार के ऊपर ही इसका जुम्मा हुआ करता था कि किस प्रकार के आपका नील की फसल होगी, नील का किस प्रकार से कल्टीवेशन होगा, कौन बीज को लेके आएगा, कैसी मिट्टी तैयार होगी, बोने का कौन फसल है, कौन उसको देखेगा। इन सब चीज की आपस में ये सारी चीजें निश्चिंत होती थी। कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी, रैयतों को नया कर्जा मिल जाता था और वहीं आपका चक्र दोबारा दोहराकर शुरू हुआ था। और कह रहे हैं कि यही चक्र था जो बार बार आपका चलता रहता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिली थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कह रहे जो कर्ज उनको मिला था वो बहुत कम था। नील में जो उनकी जो आपकी कीमत उनको मिलनी चाहिए थी, वो कीमत कैसी थी? बहुत कम थी। और कर्जों का जो आपका सिलसिला था वो उसी कर्जे में आपका फंसे हुए थे। देखिए, एक तरीका और था, बागान मालिक भी आपका बहुत तेज थे। जिन लोगों को आपका बागान नहीं मिले शुरुआत में, उन लोगों ने क्या किया, जो लोग आपका कल्टीवेशन कर रहे थे नील का, उन लोगों को ब्याज पर पैसा दिया। ब्याज पर आपका पैसा दिया और बाद में उन्हीं के नील को खरीदा आपके बहुत कम दाम में। कम दाम में खरीदा तो जिस व्यापारी से या किसी बागान मालिक से, किसी साहूकार से जिन्होंने आपका ऋण लिया है, वो उसको नहीं चुका पाए।
नहीं चुका पाए तो उन्होंने क्या करा, अपनी जमीन को किसी को व्यक्ति को दे दिया कि आप यहाँ बागान की खेती करो, और अपनी जमीन पर क्या बन गए, मजदूर बन गए। फिर भी वो नहीं चुका पाए और उसी पर वो आपका मजदूरी करते रहे और बागान मालिकों को उसका ब्याज भरते रहे। ठीक, तो इस तरह से लोग कैसे इस समय कुचक्र में आपको फंसे थे। समस्या और भी थी, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेत में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ साथ परेशानी थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, गहरी होने के साथ ये क्या कर देती है, नील की खेती कहीं ना कहीं मिट्टी की उपजा शक्ति को आपका कम कर देती है। नील की कटाई के बाद धन की खेती नहीं की जा सकती। अगर देखिए इस तरह से आपका नील की खेती होती है तो आप देखेंगे कि वो खेती आपकी कटाई आपका नहीं की जा सकती है। नील विद्रोह के और उसके बाद कह रहे हैं कि कैसे आपका नील विद्रोह हुआ और उसके बाद की क्या स्थिति है, इसको आप गौर करके अच्छा सा आपका देखिए तो आपको और अच्छा इसमें समझ आएगा। ठीक, तो इसे आगे बढ़ने के बाद नील विद्रोह को देखने से पहले एक बार थोड़ा सा पीछे की स्थिति को आप लोग याद उड़ाइए। कह रहे हैं कि 19वीं सदी के शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही किया करते थे। कह रहे जो भी आपका कल्टीवेशन होता था उनको अधिकांश कौन करते थे, जो आपके पुरुष हैं वही लोग क्या करते थे, इस कल्टीवेशन को आपका किया करते थे। क्लियर है, ये आपको इसमें आपका देखना है। फिर उसको काट कर कैसे उनको खेती में आपका फैक्ट्री तक उस नील को आपका ले जाया करते थे। देखिए यहाँ से गाड़ियों में लाद कर फैक्ट्री में ले जा रहे हैं, फिर उसको नील का जो आपका प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस आपका इसी में आपका तय होता था कि हमको आपका किस तरह से आपका नील को बनाना है या उसका जो उपज है वो आपका करना है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ इसमें थोड़ा सा आपका समझाया गया है कि आपका किस तरह से नील का आपका प्रोसेस होता था। सबसे पहले इस पूरी इमेज को गौर करके देखें कि किस तरह देख लिया। देखिए होता क्या था, किसान अपनी नील की फसल को लाद कर लाते थे, फिर उसको इस तरह से होद में स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपका शिफ्ट किया जाता था ताकि किडवन, किडवन को बोलते हैं आपका फर्मेंटेशन। क्या होता है किडवन का मतलब आपका फर्मेंटेशन हो सके, किसका, नील का। क्या करते थे, आपका फर्मेंटेशन हुआ करता था जिससे हमको नील हमको देखने के लिए मिलता था। अब देखिए नील के पौधों को होद तक औरतें ही धुआ करती थी। औरतें क्या करती थी, जिस जगह नील गिर गया उसको उठाकर होद में गेरना। ठीक, किस तरह से मजदूर खड़ा है, कैसे उसको इस तरह से पैक हो रहा, बिक्री के लिए तैयार हो रहा। आइए पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नील आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्री के पास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में होद में आपका पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 से 4 कुंडों की जरूरत होती थी, प्रत्येक कुंड का अलग अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले उन्हें कुंड के गर्म पानी में कई घंटों तक आपका डुबा जाता था। होद को किडवन यानी कि स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किडवित हो जाते थे तो उनमें द्रवित बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्ती को निकाला जाता था और द्रवित को एक होद और में छान लिया जाता था और दूसरे होद में ठीक होद के नीचे होता था। दूसरे होद यानी कि वीटरवाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था। ठीक, अब देखिए पेंडल द्वारा खलागत किया गया यह द्रवित हरा कैसा था, क्या होता था, होद में जो आपका चूना है उसको डाल सकता था। धीरे धीरे नील की अब पपड़ी नीचे जम जाती थी, अब पपड़ी जम जाती थी, ऊपर तरफ द्रव साफ निकल आता था
और द्रव को छानकर अलग कर लेता, यानी कि फिल्टर है, उसको दाब लिया और उसको छान कर क्या करते थे, अलग कर लिया करते थे। ठीक। नीचे जमी हुई गाद को, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था और उसके बाद निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखाया जाता था। अब देखिए, पहले आपने क्या किया, नील की पत्ती को गर्म पानी में उबाला, उसमें उसके बुलबुले पड़ गए, फिर उनको दूसरा अलग किया, फिर उसको और आपका फर्मेंटेशन किया। क्लियर है। इस तरह से 2-4 बार आपकी प्रक्रिया करने के बाद जो नील था वो आपका नीचे आपका बैठ जाया करता था आपका पानी में, फिर उसको निकाल कर सुखा लिया करते थे, वही था आपका नील। क्लियर है। आपने पहले के टाइम में देखा होगा, अब तो खैर आपका नील का प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे पास अब बहुत सारे ऐसे केमिकल आ गए हैं जिनसे हम लोग आपका रंगाई नहीं करते। नहीं तो पहले व्हाइट कपड़े पर नील लगने का चलन था, तो हमें एक आपका रंग वाला कलर मिलता था, हम लोग उसको पानी में आपका भेके शीशी बनाते थे, और जिनके स्कूल कॉलेज की शर्ट आपकी व्हाइट हुआ करती थी, अधिकतर वो लोग आपका नील का प्रयोग करते थे। क्लियर है। देखिए, देख लिया। चलिए अब देखिए, कह रहे हैं कि यह है अखड़ा मजदूर हौद में आपके पड़े घोल को आपके हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पैंडल के लिए आपका खड़ा था। मजदूरों को 8 घंटे से भी ज्यादा तक आपका कमर भर तक भाई नील घोलने के लिए खड़ा रहता। अब देखिए, 8 घंटे का उनको काम करना पड़ता था, जहां पर वो लोग आपका नील का कल्टीवेशन किया करते थे। क्या किया करते थे, नील की खेती करते थे, उनको इस तरह से पूरा काम करना पड़ता था। ठीक। बिक्री के लिए तैयार नील, यह है उत्पादन की बिक्री की आखिरी व्यवस्था। आप देख सकते हैं, दबाकर सांचों में डाले गए नील की लुगदी काट कर मजदूर उन पर मोहर लगा रहे थे। पिछले किस्म में एक मजदूर इन टुकड़ों को सिखाने के लिए ले जाता था, बनाया, पैक करा, सील लगाई, फिर उनको सुखाया गया और उनको पैकिंग के लिए आपका भेजते थे। तो इस तरह से यूरोप में एक पैकेट नील आपका पहुंचता था। तो आप देखते हैं कि नील को उत्पादन करने में, ठीक, उत्पादन के साथ उसका फर्मेंटेशन करने में, उसको नील बनाने की प्रक्रिया में बहुत कड़ी मेहनत लगती है। ठीक। और ये सारे काम कहाँ होते थे, भारत में, ताकि यूरोप में जो आवश्यकता है नील की उसको पूरा किया जा सके और अधिक से अधिक लाभ को सुनिश्चित किया जा सके। क्लियर है। तो एक बार जितना पढ़ा है उसको देख लीजिए, किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए। देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए, नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। कह रहे कितनी सारी ऐसी रैयत थी जिन्होंने क्या कर दिया कि आपका नील की खेती करने से इन्होंने आपका मना कर दिया कि हम लोग क्या नहीं करेंगे, अब आपका नील की खेती आपका नहीं करेंगे। वो लोग नील की खेती से इनकार करने लगे। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया कि जो लोग आपका रैयते थे उन्होंने क्या कर दिया, बागान मालिकों को जो आपका लगान चुकाना था उसे भी ना कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान को लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। अब क्या होने लगा कि नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों की सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमशुदा एजेंटों की पिटाई की गई। रियायतों की कसम खा ली गई, ना तो वो आपका नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों की लाठियां और लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। क्या कह दिया, ना तो आप कोई ब्याज लोगे, ना कोई आपका पैसा लोगे, अगर वो आपके लाठीधारी कुछ गुंडे भेजते हैं तो आप उनसे भी नहीं डरोगे, और आपको अपनी रैयत की कसम दी गई कि आप क्या नहीं करेंगे, ये सारे काम नहीं करेंगे।
नील के विकास के लिए चुपचाप बैठने को तैयार ना थे, क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहां से मिली। इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनकारी थी। और कह रहे हैं, ये कोई सोचने वाली बात नहीं थी कि जो वो आपका नील की खेती थी कैसी थी, अत्यंत दमनकारी थी। लेकिन जो लोग दबे थे वे हमेशा बगावत नहीं करते थे, ऐसा कभी कभी होता था। कह रहे हैं वो लोग जो हमेशा जो आपके दबे होते थे, ऐसा नहीं कि वो अपनी बगावत कर दें, ऐसा कभी कभी होता था। 1859 में नील के रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उनकी स्थानीय जमींदार और मुखिया का समर्थन मिला है। अब कह रहे जो ये आपका रैयतें हो रही थी, इनके जो आपका रैयतों में जो आपका बागान मालिकों के खिलाफ जो आपका षड्यंत्र रचा, उनको लग रहा था कि ये षड्यंत्र जो है स्थानीय जमींदार और मुखियाओं का जो आपका समर्थन है, ये दोनों समर्थन मिले हुए हैं, इसी कारण ऐसा हो रहा है। नहीं तो इन लोगों का इतना साहस नहीं है कि ये आपका विद्रोह कर सके या इस तरह का कोई आपका दमन कर सके। ठीक, बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तक कराया गया थे, वे उन्हें नील के लिए ही नीलों को इकट्ठा किया गया और लाठियों के आमने सामने की लड़ाई हुई। कई स्थानों पर रैयत के बगावत के उस्कारते हुए जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही है और बागान जबरन मालिक लंबे समय के लिए उन जमीन ले रहे हैं। तो जमीन जो आपके जमींदार थे उनको भी समस्या थी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी नष्ट हो रही है और ये कैसे हो रहे हैं, एक बहुत लंबे समय टिके हुए हैं और बागान मालिक क्या हो रहे हैं, उनके क्षेत्र में ज्यादा बड़े ताकतवर बनते जा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ इस समय क्या हो रही है, हर किसी को एक दूसरे के साथ आपका समस्या जो है यहाँ आपका इसमें हमको दिखाई दे रही है कि एक दूसरे के साथ इनकी समस्या निरंतर बनी हुई है। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी, और उनको क्या लगा कि जो आपके नील किसान है कि जो अंग्रेजी सरकार है उन संघर्ष में उनका साथ देगी, क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार और एक व्यापक विद्रोह से खतरे से डरती थी। क्या करती थी कि जिस तरह से 1857 का विद्रोह हुआ है, ऐसा कोई और विद्रोह खड़ा ना हो जाए, वो उससे आपका डरती थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट जनरल ने 1859 की सर्दियों के इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एलेंस हिल्डन ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब क्या आ गया, अब एक नोटिस आ गया कि आपने क्या जाएगा, जो आपके रैयत हैं वो नील की खेती करें ना करें, कॉन्ट्रैक्ट है, आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। अब क्या हुआ कि सरकार ने इस समय आपका किसानों के हित में एक बयान जारी करा, एक नोटिस जारी किया मजिस्ट्रेट एलसी हिल्डन ने, और क्या कह दिया कि आप रैयतों के साथ नील की खेती के लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना खत्म करने का हुक्म दिया है। हिडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे। उसकी कार्रवाई से किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोगों ने नील जिलों की ओर चल पड़े। रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती, अत्याचारी के बारे में, नील व्यवस्था के बारे में लिखा। बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए एक नील आयोग का गठन किया गया। क्या बना, एक नील आयोग। ठीक, इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती की आलोचना की। आयोग की यह नील की खेती रैयतों के फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों को कहा कि वे मौजूदा अनुबंध को पूरा करें, लेकिन आगे चल के नील की खेती करने का बंद कर दें। यानी कि जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है आप उसको पूरा कर लें और आगे कोई इस तरह की आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आगे इसको बंद कर दीजिए।
इस बगावत के बाद बागान मालिकों में उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर तक कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। अब क्या हो गया, अब 19वीं सदी जैसे ही आने लगी तो आपका जो केमिकल थे आपका, उन केमिकल के माध्यम से आपका नील बनने लगा, जिसको कहते हैं आपके कृत्रिम रंग। ठीक, इनसे उसका व्यवसाय पर बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील के किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण में आंदोलन शुरू किया। और आपको पता है 1917 का आपका चंपारण जो आंदोलन है, गांधी जी का बहुत फेमस आंदोलन है। ठीक, और पहला इनका ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में भी हम इनको पढ़ते हैं और इनको आपका देखते भी हैं कि क्या है और कैसे स्थिति है। तो ये स्थिति रही थी नील के समय में, जो स्थिति आपका बनी हुई है। ठीक, आगे बढ़ जाएं। देखिए, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं जाऊंगा। चांदपुर थाना दहरी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1960 को नील आयोग के सदस्य ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों का जवाब इस तरह दिया। WSC सीटरकाल नील आयोग के अध्यक्ष। ठीक, क्या अब तुम नील की खेती करने को तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह आपका शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूं। मुझे पता नहीं है कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट करती है। श्रीशाल, क्या आप 1 रुपया प्रति डबल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहेंगे? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूंगा। नील उगाने की वजह से मैं कहां चला जाऊं, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। आप सोच के देखिए कि उस समय व्यक्ति कह रहा है मैं भीख मांग लूंगा, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, आप मुझे डबल रेट दे दीजिए, लेकिन मैं यहाँ नील की खेती आपका नहीं करूंगा। तो आप सोच सकते हैं कि इस समय नील की खेती कितना आपका दमनकारी थी। ठीक, कैसी थी आपका? दमनकारी। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। अब आपको गौर करके देखना है और इनका सही मिलान करना है। अब आप एक बार पूरे चैप्टर को गौर कर देख लीजिए। किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से अगर किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कितने बच्चों ने इसमें सही मिलान किया है? पहले आप मतलब बताइए रैयत का, माहाल का, निजी का और रैयती का। तीनों हम पढ़ चुके हैं, आप बता सकते हैं, जल्दी बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस सही मिलान को और जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो आपके रिक्तियां हैं, आप इसको घर से करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।